हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स 19 सितंबर 2025। केरल ने सतत शहरीकरण के लिए 25 वर्षीय रोड मैप तैयार करने के लिए कौन सा निकाय स्थापित किया है? केरल नगर निगम आयोग, केरल शहरी नीति आयोग KUPC, केरल विकास और योजना बोर्ड, केरल आवासन और शहरी विकास प्राधिकरण। सही उत्तर है केरल शहरी नीति आयोग KUPC। केरल भारत का पहला राज्य है जिसने सतत शहरीकरण का 25 वर्षीय रोड मैप तैयार करने के लिए केरल अर्बन पॉलिसी कमीशन KUPC की स्थापना की। इसका उद्देश्य जलवायु लचीलापन, वित्त और समावेशी कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हुए शहरों को जलवायु सचेत पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में देखना है। केरल अर्बन पॉलिसी कमीशन KUPC की रिपोर्ट के अनुसार शहरी योजना में हाजर्ड मैप्स का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना, आपदा प्रवण क्षेत्रों में विकास को रोकना, नई सड़कों के निर्माण की योजना बनाना, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना। आपदा प्रवण क्षेत्रों में विकास को रोकना। KUPC जलवायु संवेदनशील शहरी योजना की सिफारिश करता है जिसमें बाढ़, भूस्खलन और तटीय जोखिमों के हाजर्ड मैप्स का उपयोग करके जोनिंग नियमन बनाना शामिल है। इसका उद्देश्य खतरनाक क्षेत्रों में विकास पर रोक लगाकर शहरों को जलवायु जोखिमों के प्रति लचीला बनाना है। स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान का थीम क्या है? स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छोत्सव, कम करें पुनः उपयोग करें सियासकाल करें, स्वच्छ और हरित भारत। सही उत्तर है स्वच्छोत्सव। स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान का थीम स्वच्छोत्सव है। यह उत्सव की भावना और स्वच्छता की जिम्मेदारी को मिलाता है। इस अभियान का फोकस स्वैच्छिकता, सामूहिक कार्य और जन भागीदारी पर है। साथ ही यह काम करें, पुनः उपयोग करें, रिसाइकल करें के सिद्धांत को बढ़ावा देता है। पराली जलाने का प्रथा मुख्य रूप से भारत के किन राज्यों में प्रचलित है? महाराष्ट्र और गुजरात, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, केरल और तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। इसका सही उत्तर है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश।
पराली जलाना धान और गेहूं जैसी फसलों को कटाई के बाद बचे अवशेषों को जलाने की प्रथा है। यह प्रथा मुख्यतः पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सितंबर के अंत से नवंबर की शुरुआत तक अगली फसल की बुआई के लिए खेतों की शीघ्रता से तैयार करने के लिए प्रचलित है। पराली जलाने के प्रमुख कारणों में से एक निम्नलिखित में से कौन सा है? मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना, खरपतवार प्रबंधन और लागत प्रभावशीलता, वर्षा जल संचयन में सहायता करना, जैव विविधता को बढ़ावा देना, इसका सही उत्तर है खरपतवार प्रबंधन और लागत प्रभावशीलता। पराली जलाने के प्रमुख कारणों में खरपतवार और उनके बीजों को नष्ट करना शामिल है, जिससे कि खरपतवार नाशकों की आवश्यकता कम होती है। साथ ही यह अवशेष प्रबंधन के अन्य तरीकों जैसे मिट्टी में मिलाना या मशीनों के उपयोग की तुलना में सस्ता और तेज है। पराली जलाने के कौन से प्रमुख वायु प्रदूषक निकलते हैं? केवल कार्बन डाइऑक्साइड, PM10, PM2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, केवल सल्फर डाइऑक्साइड, केवल ओजोन। सही उत्तर है PM10, PM2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। पराली जलाने से पार्टिकुलेट मैटर PM10 और PM2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx, मीथेन CH4, कार्बन मोनोऑक्साइड CO और वाष्पशील कार्बन यौगिक VOCs जैसे प्रदूषक निकलते हैं। ये प्रदूषक स्मॉग बनाते हैं जो हवा में फैलकर सांस की बीमारियों को का खतरा बढ़ाते हैं और वैश्विक तापमान में योगदान देते हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM द्वारा पराली प्रबंधन के लिए किस प्रकार के उपाय सुझाए गए हैं? केवल दंडात्मक उपाय, केवल इन सितु प्रबंधन, इन सितु और एक्स सितु दोनों प्रकार के उपाय, केवल एक्स सितु उपाय। सही उत्तर है इन सितु और एक्स सितु दोनों प्रकार के उपाय। कि CAQM ने पराली प्रबंधन के लिए व्यापक रूपरेखा प्रस्तावित की है। इसमें इन सितु प्रबंधन, खेत परी प्रबंधन जैसे हैप्पी सीडर, बायो डिकम्पोजर और एक्स सितु उपयोग, बायोमास पावर कंप्रेस्ड बायोगैस, पैलेटाइजेशन जैसे वैकल्पिक उपयोग दोनों शामिल हैं। भारत AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कौन सा मंत्रालय कर रहा है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।
सही उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा फरवरी 2026 में नई दिल्ली में किया जाएगा। यह पहली बार है जब कोई ग्लोबल साउथ देश इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसके प्रमुख इनिशिएटिव में एआई पिच फेस्ट, उड़ान और ग्लोबल इनोवेशन चैलेंजेस शामिल हैं। भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2020 के लोगों में अशोक चक्र का क्या प्रतीकात्मक अर्थ है? भारत की तकनीकी उन्नति, नैतिक शासन और संवैधानिक मूल्य, आर्थिक विकास और समृद्धि, सैन्य शक्ति और सुरक्षा। सही उत्तर है नैतिक शासन और संवैधानिक मूल्य। समिट के लोगों में अशोक चक्र को शामिल किया गया है, जो नैतिक शासन और संवैधानिक मूल्यों का प्रतीक है। लोगों में न्यूरल नेटवर्क फ्लेयर्स भी हैं, जो एआई के भाषाओं, उद्योगों और भूगोल में ट्रांसफॉर्मेटिव प्रभाव को दर्शाते हैं। यह लोगो एआई के लिए भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। यूरोपीय संघ ईयू द्वारा भारत के साथ रिलेशंस को बढ़ाने के लिए प्रस्तावित नए एजेंडा के 5 स्तंभों में क्या शामिल है? केवल व्यापार और निवेश, केवल सुरक्षा और रक्षा, समृद्धि, सुरक्षा, कनेक्टिविटी, लोगों से लोगों का जुड़ाव और सशक्त, केवल प्रौद्योगिकी और नवाचार। सही उत्तर है समृद्धि, सुरक्षा, कनेक्टिविटी, लोगों से लोगों का जुड़ाव और सशक्त। ईयू द्वारा प्रस्तावित किए गए नए रणनीतिक एजेंडे में 5 स्तंभ हैं: समृद्धि, स्थिरता, प्रौद्योगिकी और नवाचार, सुरक्षा और रक्षा, कनेक्टिविटी और वैश्विक मुद्दे, लोगों से लोगों का जुड़ाव और सभी स्तंभों को सक्षम करने वाले तत्व। इसका लक्ष्य 2025 तक मुख्य व्यापार समझौता एफटीए को अंतिम रूप देना है। भारत और ईयू के बीच मुख्य व्यापार समझौता एफटीए पर बातचीत में एक प्रमुख बाधा क्या है? भाषाई अंतर, ईयू का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म सीबीएम और टैरिफ मुद्दे, पर्यटन विवाद, सांस्कृतिक मतभेद। सही उत्तर है ईयू का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म सीबीएम और टैरिफ मुद्दे। एफटीए वार्ता में देरी का एक कारण ईयू का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म सीबीएम है, जो भारतीय निर्यातकों के लिए चुनौतियां पैदा करता है। साथ ही ईयू वाहनों और स्पिरिट्स पर टैरिफ कम करना चाहता है, जबकि भारत दवाओं और आईटी सेवाओं के लिए बाजार पहुंच चाहता है। भारत ईयू व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद टीटीसी का प्राथमिक फोकस किस पर है? केवल कृषि सहयोग, सेमीकंडक्टर, एआई, स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल वित्त में सहयोग, केवल रक्षा उपकरणों की खरीद,
केवल सांस्कृतिक आदान प्रदान। सही उत्तर है सेमीकंडक्टर, एआई, स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल वित्त में सहयोग। भारत युवा व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद टीटीसी का प्राथमिक फोकस सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल वित्त जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है। यह द्विपक्षीय आर्थिक और टेक्नोलॉजिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी SBMU के दूसरे चरण का लक्ष्य क्या है? केवल शौचालय निर्माण, कचरा मुक्त शहरों को प्राप्त करना और स्वच्छ व्यवहार को संस्थागत बनाना, केवल नदियों की सफाई, केवल प्लास्टिक वेस्ट प्रबंधन। सही उत्तर है कचरा मुक्त शहरों को प्राप्त करना और स्वच्छ व्यवहार को संस्थागत बनाना। स्वच्छ भारत मिशन शहरी SBMU के दूसरे चरण 2021 से 2026 का लक्ष्य कचरा मुक्त शहरों को प्राप्त करना और स्वच्छ व्यवहार को संस्थागत बनाना है। यह 2030 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में योगदान देता है। पहले चरण का फोकस ODF शहरों और नगर पालिका ठोस वेस्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन पर था। पराली प्रबंधन के लिए हैप्पी सीडर के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह पराली को जलाने के लिए एक उपकरण है। यह एक ट्रैक्टर माउंटेड डिवाइस है जो बिना जलाए गेहूं की बुआई करता है। यह केवल धान की रोपाई के लिए उपयोग किया जाता है। यह मिट्टी की उर्वरता को कम करता है। सही उत्तर है यह ट्रैक्टर माउंटेड डिवाइस है जो बिना जलाए गेहूं की बुआई करता है। हैप्पी सीडर एक ट्रैक्टर माउंटेड डिवाइस है जो धान की पराली को काटता है और उसी समय बिना खेत जलाए गेहूं की बुआई करता है। यह समय बचाती है और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है। यह पराली जलाने के विकल्प के रूप में किसानों की वित्तीय सहायता के अंडर उपलब्ध कराया जाता है। केरल मॉडल में नगर पालिका बॉन्ड्स के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग का सुझाव किस लिए है? केवल बड़े शहरों के लिए। बड़े शहरों के लिए और छोटे शहरों के लिए पूल्ड बॉन्ड मॉडल। केवल पर्यटन परियोजनाओं के लिए। केवल सड़क निर्माण के लिए। सही उत्तर है बड़े शहरों के लिए और छोटे शहरों के लिए पूल्ड बॉन्ड मॉडल। केरल अर्बन पॉलिसी कमीशन के UPC की एक प्रमुख सिफारिश म्युनिसिपैलिटीज को फिस्कल ऑटोनॉमी देना, उसमें बड़े शहरों के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करना और छोटे शहरों के लिए पूल्ड बॉन्ड मॉडल अपनाना शामिल है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग जुटाने में मदद मिलेगी और केंद्र पर निर्भरता कम होगी। पराली प्रबंधन के लिए पूसा डिकम्पोजर क्या है? एक कीटनाशक,
एक माइक्रोबियल फॉर्मुलेशन और पराली को कंपोस्ट में बदलती है। एक उर्वरक, एक सिंचाई उपकरण। सही उत्तर है एक माइक्रोबियल फॉर्मुलेशन जो पराली को कंपोस्ट में बदलती है। पूसा डिकम्पोजर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI द्वारा विकसित एक माइक्रोबियल फॉर्मुलेशन है। इसे खेत में छिड़कने पर पराली को 20 से 25 दिनों में कंपोस्ट में बदल देती है। यह मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है और पराली जलाने का एक प्रभावी जैविक विकल्प प्रदान करता है। भारत EU संबंधों में डेटा प्राइवेसी के क्षेत्र में एक चुनौती क्या है? भारत में डाटा की कमी। EU का सख्त डेटा कानून और भारत के पास EU डेटा एडेक्वेट स्टेटस का प्रभाव। भाषाई अवरोध, सांस्कृतिक मतभेद। EU का सख्त डेटा कानून और भारत के पास EU डाटा एडेक्वेसी स्टेटस का प्रभाव। EU के सख्त डाटा प्राइवेसी कानून जैसे GDPR और भारत के पास EU डेटा एडेक्वेसी स्टेटस न होने के कारण भारतीय IT फर्म को हाई कंप्लायंस कॉस्ट का सामना करना पड़ता है। यह डिजिटल निर्यात और कॉम्पिटिटिवनेस को प्रभावित करता है। एक डेटा शेयरिंग फ्रेमवर्क की कमी भारत EU डिजिटल सहयोग में एक बाधा है। केरल मॉडल में जनश्री इनिशिएटिव का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना, स्थायी गवर्नेंस में स्किल्ड यूथ को भर्ती करना, नई लाइब्रेरीज का निर्माण करना, डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देना। स्थानीय गवर्नेंस में स्किल्ड यूथ को भर्ती करना। केरल अर्बन पॉलिसी कमीशन KUPC ने शहरी गवर्नेंस रिफॉर्म्स की सिफारिश की है जिसमें जनश्री नामक इनिशिएटिव शामिल है। इसका उद्देश्य स्थानीय गवर्नेंस में स्किल्ड यूथ को भर्ती करना। इससे म्यूनिसिपैलिटीज़ में वेस्ट मैनेजमेंट, क्लाइमेट, ट्रांसपोर्ट आदि क्षेत्रों में टेक्निकल एक्सपर्टाइज बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारत EU संबंधों में के संदर्भ में ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव किससे संबंधित है? सैन्य गठजोड़, वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी परियोजनाएं, आंतरिक अन्वेषण, कृषि अनुसंधान। सही उत्तर है वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी परियोजनाएं। ग्लोबल गेटवे EU की एक इनिशिएटिव है जो वर्ल्ड वाइड स्मार्ट, क्लीन और सिक्योर लिंक को बढ़ावा देती है। भारत EU नए एजेंडे में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC के साथ साथ ग्लोबल गेटवे के थ्रू तीसरे देशों के साथ ट्राइलेटरल कोऑपरेशन का समर्थन करना शामिल है। यह कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर केंद्रित है।
पराली जलाने के सॉइल हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह मिट्टी को उर्वरता बढ़ाता है। यह मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स को नष्ट करता है और बेनिफिशियल माइक्रोब्स को मारता है। यह मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ाता है। यह मिट्टी के कटाव को रोकता है। यह मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स को नष्ट करता है और बेनिफिशियल माइक्रोब्स को मारता है। पराली जलाने में मिट्टी में मौजूद ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर जैसे न्यूट्रिएंट नष्ट हो जाते हैं। आग की गर्मी मिट्टी को नमी को कम करती है और बेनिफिशियल माइक्रोब्स और अर्थवर्म्स को मार देती है। इससे मिट्टी की लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी और हेल्थ पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको आज के करंट अफेयर्स अच्छे लगे हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को सभी को शेयर करिए। थैंक यू।